शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। राइट। तो दोस्तों, आज आप लोगों का जो भारतीय संविधान पर क्लासेस है, वह क्लासेस न होकर आज आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? टेस्ट। तो आज आपके भारतीय संविधान पर क्या है? टेस्ट है। अभी आप लोगों का बहुत टेस्ट होना बाकी है। धीरे धीरे चीजें, प्रक्रियाएं होती रहेंगी और इसमें आप लोग तनिक भी विचलित न होइएगा। देखिए, अभी जो हमने आप लोगों को संवैधानिक संस्था पढ़ाया, अभी और क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। सांविधिक संस्था आप लोगों को पढ़ाया, अभी आप लोगों को संविधानेतर संस्था पर क्लासेस देना बाकी भी है। संविधानेतर, जिसको हम लोग न संवैधानिक कहते हैं न सांविधिक, लेकिन आज आप लोगों के इन्हीं संस्थाओं को लेकर टेस्ट है। तो ये टेस्ट एक बार हो जाएगा तो आप लोगों के अंदर एक प्रश्न को समझने की प्रवृत्ति डेवलप होगी और यह बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एमसीक्यू अगर हम हल कर रहे हैं तो प्रक्रियाएं हम लोगों के लिए बेस्ट हो जाएंगी। राइट। कोशिश करूंगा कि कुछ आपको मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न दे, आप उनको भी हल करने का प्रयास करें। दोस्तों, टेस्ट में आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन पर 1.5 से 2 मिनट का टाइम देते जाएंगे। ठीक है। जैसे प्रश्न होगा 1 से 2 मिनट का टाइम आपको मिलता जाएगा। ठीक है। जैसा प्रश्न होगा वैसे आप लोगों को टाइम मिलता जाएगा। थोड़ा आप लोग जल्द से जल्द प्रश्न का जवाब देना प्रारंभ करें। कमेंट हर एक व्यक्ति करे, चाहे वह गलत ही जवाब दे, बट कमेंट सभी करें। जो भी लाइव रहें कमेंट सभी करें, और जो भी लाइव आए हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है या प्रार्थना कहिए, आप लोग शेयर जरूर करें। हर एक जो भी लाइव रहे वह कोशिश करे कि अपने द्वारा 5 लोगों को जरूर जोड़े। ठीक है। सिर्फ 5 लोगों को आप जरूर जोड़े और सारे ग्रुप में, फेसबुक पर जहां हो आप शेयर जरूर कर दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके साथ हम एक इमोशनल प्लस आपके साथ आपके जो लक्ष्य है उस पर पूरा मैं समर्पित रूप से आपसे जुड़ा हूं। तो इसी भाव से आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें। जितने अधिक से अधिक लाइव लर्नर रहेंगे उतना ज्यादा आप लोग भी काफी ज्यादा एक्साइट होंगे और अच्छे से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब टेस्ट स्टार्ट किया जाता है और आप लोगों से यही मैं कहना भी चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट, जो भी पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो प्रश्न को सॉल्व करता है वो एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेगा। राइट। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बीच में थोड़ा हंसी मजाक करते हुए क्लासेस को एंड करेंगे। ठीक है। चल, आपके बीच में एक प्रश्न आया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है। कौन से? क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, क्या प्रधानमंत्री द्वारा, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? आपके बीच में
फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है और आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें और सभी लोग कमेंट करें। प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, सभी लोग जवाब दें। आप लोगों के पास समय है और हम भी समय ले रहे हैं। सभी लोग देखिए, शेयर करते रहिए, प्रश्न का जवाब देते रहिए। ठीक है, हम थोड़ा समय लेते चलेंगे और आपको चीजें बताते चलेंगे। ठीक है, चल सभी लोग जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो भी प्रश्न आपके बीच में सभी पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए, आपके निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा यह बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, अकेले इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा तो बिल्कुल गलत। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, हाँ वह परामर्श देता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये भी गलत जवाब है। ठीक है, आपके जानकारी के अनुसार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी ये थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी दोस्तों नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। पढ़ाया भी हूं आप लोगों को। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, ये ओनली मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको अगर आपको पद से हटाना है तो आपको उसी रीति को फॉलो करना होगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राइट, तो ये आपके जानकारी के अनुसार है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो है उनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लिया जाएगा और फिर राष्ट्रपति हटा देगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी सही जवाब हुआ। और जो भी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं वो लास्ट में अपने प्रश्नों को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा कि हमने इतने प्रश्नों में इतने सही जवाब दिए हैं, ताकि हमको भी जानकारी हो जाए कि आप लोगों का प्रयास कितना अच्छा चल रहा है। राइट, और चलिए अब सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपके बीच में सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है, तो आपके बीच में अनुच्छेद है आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 326। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। ठीक है, सभी लोग जवाब दें। सभी लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। आपके बीच में 1 मिनट का टाइम है, सभी लोग जवाब दें। ठीक है, सभी लोग दीजिए। सभी लोग कमेंट करते जाएं। बहुत इजी प्रश्न है और बहुत कठिन भी प्रश्न नहीं है। चल आते हैं, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूछा गया निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? सोचिए, भाग 14 में आपके संविधान में क्या दिया गया? सभी लोग कमेंट करें। भाग 14, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, पढ़ाया भी हूं। भाग 14 में
जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। भाग 14 सभी लोग कमेंट करें, ठीक है। चल, तो भाग 14 और आर्टिकल आपके आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। तो आपको यहां पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है, उनके नियुक्ति, शर्तें, सब कुछ, ठीक है। लेकिन आपके भाग 15 में क्या है, जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। भाग 15 सभी का कमेंट आना चाहिए। भाग 15 में क्या है, सभी लोग कमेंट करें। भाग 15 में आप लोगों को क्या दिया गया है? तो देखिए, भाग 15 आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक, ठीक है। आपके क्या प्रावधान दिए गए हैं? निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। किसके विषय में? निर्वाचन आयोग, ठीक है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के विषय में चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, आपका आर्टिकल 320 तो बिल्कुल गलत, निर्वाचन आयोग से संबंध ही नहीं है इसका, क्योंकि 315 से 323 तो संबंध ही नहीं। आर्टिकल 322 तो इसी में आ जाएगा, बिल्कुल गलत। 324, राइट, 324, तो ये आपका सही जवाब हुआ। 326 आपका गलत हो गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इन्हीं दो में आप लोगों को डाउट मिल रहा होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 324 में आपको निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो दूसरे का जवाब आपका क्या रहा, हो गया सी। सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसमें प्रश्न दिया गया है। कई संस्थाओं के आपके स्टेट पीएससी, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, अक्सर स्टेट पीएससी में तो अक्सर आते हैं। तो कई आपको संस्थाएं दे दी जाएंगी, उसमें एक सांविधिक संस्था दे दी जाएगी और सभी संवैधानिक पूछा जाएगा कि कौन नहीं है, राइट। तो कुछ इसी अंदाज में यह भी प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें दिया है मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। सभी लोग जवाब दें, ठीक है। प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी लोग जवाब दें, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, मानवाधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। ठीक है, सभी लोग जवाब दें। आप लोगों के पास समय है 1 मिनट, सभी लोग अच्छे से जवाब दें। 1 मिनट टाइम है आप लोगों के पास, सभी लोग अच्छे से जवाब दें, मेहनत करें, परिश्रम करें और जल्द से जल्द सफलता की बुलंदियों को टच करें। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए आते हैं, अब इस प्रश्न को हम बताते हैं कौन सी है। तो दोस्तों 1 मिनट थोड़ा, चल तो दोस्तों निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ठीक है, तो देखिए राज्य का वित्त आयोग है, लोकसभा सचिवालय है, केंद्र का वित्त आयोग है। प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, हमेशा। क्यों? यहां पर लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं और है पूछा है कि नहीं है पूछा है उसमें ध्यान न देकर प्रश्न को अक्सर लोग गलत कर देते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। तो सभी लोग बिल्कुल ये चीज ध्यान रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपका मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, यह एक
संवैधानिक संस्था नहीं है। आपके जानकारी के अनुसार बता दें तो आपके ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है, तो गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, कौन सा डेट, संरक्षण अधिनियम, कौन सा डेट सभी को पता है? नहीं, 1993। और फिर उसके बाद दोस्तों इसमें आपके 2006 में संशोधन भी हुआ, ठीक है, 2006 में क्या हुआ, संशोधन भी हुआ, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और 2006 में संशोधन के तहत किया गया, ठीक है। और यह जो है दोस्तों, यह एक कैसी संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था, तो यह एक सांविधिक संस्था है, राइट। कैसी संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है। और इसका जो गठन हुआ, गठन का डेट अगर याद रखना हो तो 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। तो ये आपके जानकारी के लिए हो गया। तो इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ए ऑप्शन सही है। और जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया उनको बहुत ढेर सारे रसगुल्ले, ठीक है, खा लीजिए आप लोग। चलिए अब प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, देखिए हम लोगों को किसी भी प्रश्न को सरल और कठिन नहीं समझना है, ठीक है, बैलेंस। देखिए प्रश्न कभी कभी बहुत सरल होते हैं, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम गलतियां भी कर देते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया इजी है, लेकिन देखते हैं कितने लोग जवाब सही देते हैं। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष की, दूसरे वर्ष की, पांचवें वर्ष की, चौथे वर्ष। आपके पास विकल्प है, 1 मिनट का टाइम है। सभी लोग कौन बनेगा करोड़पति के विनर बनने के लिए सभी लोग जवाब दे, ठीक है। जब कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल पूछा जा सकता है कि सीता का हरण किसने किया है, तो ये तो इजी प्रश्न है, ठीक है। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। सभी लोग एकदम दिल लगाकर जवाब देते चलिए। समय आप लोगों को दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि समय कम है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। जिन प्रश्नों में कठिनाई होगी उसमें मैं जरूर समय दूंगा, बाकी प्रश्न तो पढ़ते ही आपके मन मस्तिष्क में तुरंत जवाब तैयार हो जाता है। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन में आपका तीसरे वर्ष बिल्कुल गलत, दूसरे वर्ष बिल्कुल गलत, पांचवें वर्ष, ठीक है, चौथा वर्ष भी गलत। तो आपके चौथे का जो सही जवाब है वह सी है। प्रत्येक पांचवें वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, वर्तमान समय में 14वां वित्त आयोग चल रहा है कि 15वां, सभी लोग कमेंट करना। वर्तमान में 14वां वित्त आयोग की 15वां, सभी लोग कमेंट करिए। और या 14वां या 15वां नहीं तो कौन सा, सभी का कमेंट आना चाहिए।
हमने पढ़ाया भी हो। तो वर्तमान समय में आपको ये जवाब देना है कि कौन सा आयोग चल रहा है। ठीक है, तो सभी का इंतजार रहेगा। और चौथे प्रश्न को जिन्होंने सही जवाब दिया उनको ढेर सारे बर्फी। चल, आपके बीच में पांचवा प्रश्न आ गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम है वह नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्या यह राज्य सरकार को प्राप्त है? क्या यह केंद्र सरकार को प्राप्त है? क्या यह दोनों ए तथा बी को? क्या सर्वोच्च न्यायालय को? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। जो सही जवाब देंगे उनके लिए मेरे तरफ से 2 तालियां रहेंगी और खूब अच्छे तरीके से वो रसगुल्ले खाएं। और जो गलत जवाब देंगे उनको ढेर सारा क्या खिला दिया जाए? करेला का जूस। ठीक है, ताकि आप जल्दी स्वस्थ हों और अच्छे से सभी प्रश्नों का जवाब दें, ताकि स्मरण शक्ति आपका और मजबूत हो। चलिए, तो पांचवें प्रश्न का आप लोग सही जवाब दीजिए। आपका पांचवा प्रश्न आपके बीच में है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न फिर से मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा समय लेकर आप लोग जवाब दीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम जो है वह बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? क्या यह शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है? क्या यह शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है? क्या यह दोनों को प्राप्त है? तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है? आपके बीच में टाइम है, आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार प्रदर्शन आप लोगों का चल रहा है। चलिए, तो प्रश्न की ओर चला जाए। आप लोगों ने कमेंट कर दिए ही होंगे, तो आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर और पढ़ते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के जो उद्देश्य हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है वैसे ही आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ए तथा बी है इसमें, तो ए इसमें इंक्लूड हो गया, तो सी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब बचा केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, केंद्र सरकार को, किसको? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को यह इन जो आपके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार जो है वह नियम बना सकता है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जिन्होंने सही जवाब दिया उनको बालूशाही और जिन्होंने गलत जवाब दिया उनके लिए नीम का दातून, ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। चलिए, एक प्रश्न है अब छठवां, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न। धीरे धीरे प्रश्न की जो प्रश्न का स्तर है वह धीरे धीरे आपके बीच में बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आप भी अपने स्तर को बढ़ाएं। करेले के जूस और नीम के दातुन करते हुए आप क्लासेस का एंजॉय लीजिए और जो सही जवाब दे रहे हैं वो बढ़िया से रसगुल्ले खाते रहे। चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्न कथनों में असत्य कथन का आपको चयन करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य तथा सरकारी स्तर का एक सचिव आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल है। ठीक है, इसमें मैं आपको टाइम दूंगा। क्या इसमें केवल एक जवाब है सही है, क्या केवल 2, कि 1 और 2 दोनों, कि न तो 1 न तो 2? आपके बीच में बहुत अच्छा प्रश्न आपके बीच में है,
प्रश्न पुनः मैं दोहराव कर देता हूं और इस शानदार प्रश्न को देखते हैं कौन बहुत अच्छे से जवाब देता है, सटीक जवाब देता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। पिछड़े वर्गों के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य तथा सरकारी स्तर का एक सचिव आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल है। क्या केवल एक, क्या केवल 2, एक और 2 दोनों, कि न तो एक न तो 2। चलिए सभी लोग छठवें प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है सभी लोग। चलिए आपके बीच में मैं 1 मिनट और देता हूं अभी, और 12 से 12 पे सुई गई कि मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। ले लीजिए टाइम, सही जवाब दीजिए एकदम शानदार। ठीक है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, समझिए क्या प्रश्न में पूछ रहा है। कुछ जवाब तो छिपे रहते हैं, उनको प्रयास करिए तो जवाब बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आपके पास अब 30 सेकंड है और बाकी हम बताने लगेंगे। चलिए छठवें प्रश्न पे आया जाए। चलिए छठवें पे, चलिए तो छठवें में दोस्तों असत्य कथन का चयन कीजिए। आखिरकार इसमें असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो पहली चीज, ये कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जहां पूछ ले असत्य, जहां पूछ ले सत्य, जहां पूछ ले नहीं, इसमें बहुत होशियार हो जाइए। इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक जो एग्जाम देने वाला पर्सन है वह इसमें हमेशा 4 से 5 प्रश्न, कभी कभी यह संख्या 7 तक गलत करके चलाता है, और यूपीएससी आपसे इसी उद्देश्य से ही लिए पूछता ही है। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जवाब जो है वह न तो 1 है न तो 2, दोनों ही इसमें असत्य कथन है। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, हमने इस पर लेक्चर ले चुका हूं, आप लोग देख भी लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग में आपके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य सहित एक सचिव जो है वह होता है। ठीक है, बाकी ये दोनों ही आपके असत्य, और इसमें डी ऑप्शन आपका सही होता दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में आ गया। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें संबंधित जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है किससे संबंधित सही है, उसका जवाब आप दीजिए। क्या राज्यों के वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है? अभी आपके बीच में वित्त आयोग पर प्रश्न था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन होता है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्यों किया जाता है, आखिरकार कुछ इसके पीछे रीजन होंगे, तो इसी का आपको यहां पर जवाब ढूंढना है। तो प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, कि केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, कि केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का आय निर्धारित करने के लिए। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए।
बहुत शानदार प्रश्न है आपके बीच में, देखते हैं कौन जवाब देता है। चल सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। सभी लोग एकदम चैतन्यता के साथ जवाब दीजिए। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए ऐसा होता है कि केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति, कि केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का आय निर्धारित करने के लिए। सभी लोग जवाब दें। 7वें का डी और सी और बी और ए में कौन सा कथन सही है? सभी लोग जवाब दें। चल, तो आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। सभी लोग ध्यान से पढ़कर इस प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न शानदार है, ठीक है। आप लोगों को जितना मैं टाइम दे रहा हूं कमेंट कर दीजिएगा क्या सही है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोग बता दीजिएगा क्या यह निर्धारित समय आप लोगों के लिए ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोग बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि हमको भी इस चीज की जानकारी रहे। चलिए दोस्तों, तो इसमें राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए गलत जवाब, केंद्रीय सरकार की गलत जवाब, केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन गलत। हाँ, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का आय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति भारत में की जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और वो और अच्छे से तैयारी करें, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। चल, तो 7वें प्रश्न के बाद अब हम आते हैं 8वें प्रश्न की ओर, और आपका 8वां प्रश्न यहां पर है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से क्लासेस देखे हैं तो इस प्रश्न का जवाब हर एक व्यक्ति कोई गलत नहीं देगा और सभी सही जवाब देंगे। तो प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? क्या यह योजना आयोग है, क्या यह वित्त आयोग है, क्या यह लोक लेखा समिति है, क्या यह राष्ट्रीय विकास परिषद है? तो सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए। थोड़ा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ए बी डी सी, ठीक है, थोड़ा क्रम उलट गया है, तो सभी लोग जो है जिस क्रम में है उसी में आप जवाब दीजिए। मतलब कि ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। ये ना समझना कि ए बी सी डी, देख लीजिए ए है, सी है, बी है, डी है, आपको जिसमें से जवाब देना दीजिए। चल, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ए योजना आयोग के द्वारा, बी लोक लेखा समिति के द्वारा, सी वित्त आयोग द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सभी लोग जवाब दें। बहुत अच्छा, सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। चले, बहुत शानदार आप लोगों का प्रयास चल रहा है और हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों की मेहनत बहुत रंग लाएगी। चलिए, तो सिंपल प्रश्न है तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। तो सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका जो वित्त आयोग है वह आपका केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त विभाजन की संस्तुतियों के आधार पर वह कार्य करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन वित्त आयोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
वित्त आयोग। ठीक है, सभी लोग जिन्होंने वित्त आयोग पर टिक लगाया वो एक बार अच्छे से अपने पीठ पर ताली थोप ले। आगे चलते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न की ओर चलिए। 9वां प्रश्न आपके बीच में बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में आ गया है। निम्न वक्तव्यों में आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव करना है। अक्सर स्टेट पीएससी या यूपीएससी ये कथन कारण ये सब कोट के प्रश्न आपको लगातार मिलते हैं, तो इनके लिए आप दृढ़ता पूर्वक एकदम तैयारी कर लीजिए। इसमें आपको निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कथन आपका दिया गया है ए और कारण आर। तो कथन ए में कहा गया कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग एक कैसी निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। कारण आर दिया कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों कथन ए और कारण आर को दोनों को पढ़ना है अच्छे से और फिर जवाब देना है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये आपका ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कि जो कथन ए है और कारण आर दोनों सही है, किंतु जो कारण आर है वह कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर ये दिया सी ऑप्शन में कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। फिर डी ऑप्शन दिया कि कथन ए भी गलत है किंतु कारण आर जो है वह सही है। ठीक है, चलिए आपके बीच में प्रश्न है और प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, सभी लोग, बहुत शानदार प्रश्न आपके बीच में है, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए। ठीक है, सभी लोग 9वें प्रश्न को सभी लोग पढ़कर जवाब दें। ठीक है, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए 1 मिनट आपके पास टाइम है अब से, और मैं बिल्कुल घड़ी की सुई देख रहा हूं। घड़ी की सुई अपने समय अनुसार चलती रहती है, तो जीवन में समय बहुत कीमती है और जो समय को बर्बाद करता है समय उसको भी बर्बाद कर देता है। वो किसी भी प्रकार से आपसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा कि नहीं उस वक्त या जब समय बर्बाद कर रहा था तो वह अनजाना अनचाहा सा एक मिट्टी का खिलौना था, तो इसको हम बाद में देखते हैं, बाद में इसको बर्बाद करेंगे। नहीं, वो समय नहीं लेगा और आपको बर्बाद कर देगा। सो टाइम इज वेरी प्रीशियस, इसके महत्व को समझिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन है राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय। कारण आठ संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत, क्योंकि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मैं मान रहा हूं है, संवैधानिक निकाय है। जल्दी से आप लोगों का एक कमेंट आना चाहिए, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स में रहूंगा। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? क्या यह आर्टिकल 380 में है कि आर्टिकल 280 में है कि 180 में है? या इन तीनों में से किसी में ना हो तो किस में है? ये आपका कमेंट आना चाहिए। बाकी वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
कारण आर दिया कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो ये गलत है, कर सकता है। तो दोस्तों इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो इस कारण सी ऑप्शन आपका यहां पर सही होता दिखाई दे रहा है। जिन्होंने सही जवाब दिया सी ऑप्शन, उनको उनके लिए बहुत ढेरों सारी बधाइयां। 10वां क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया, तो हम 11वें क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए आपके बीच में 11वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न पूछा, कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। बहुत शानदार। कारण आर दिया कि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। ए ऑप्शन में दिया कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। बी ऑप्शन दिया कि बी ए गलत है किंतु आर सही है। बी ए गलत है, थोड़ा ये इसको सही कर लीजिए, ये बी यही दोबारा टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सुंदर से, जैसे बचपन में आप लोग करते होंगे ना, कुछ अच्छे से नोट्स बनाते रहे। बचपन में क्या होता था, बड़े सुंदर हैंडराइटिंग से क्या हुआ कि नोट्स बनाए, बड़े सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा। अब उसमें क्या हुआ कि यहीं पर गलत लिख दिए, तो ये होता था कि उसको खूब बढ़िया से सजा धजा के एकदम बढ़िया से ऐसे ऐसे मिटा के, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो चलिए दिखने में अब ठीक ठाक लगने लगा। चल, तो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले धारित करता है। ए ऑप्शन में दिया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। बी में दिया ए गलत है किंतु आर सही है। सी दिया ए तथा आर दोनों सही है। डी दिया ए तथा आर दोनों गलत है। चलिए आपके पास टाइम स्टार्ट होता है। 11वां प्रश्न, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हर एक व्यक्ति दे सकता है आसानी से। सभी लोग जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए बहुत शानदार। चलिए तो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, तो इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वह वही व्यक्ति होता है जो भारत का क्या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, बिल्कुल सही। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का सबसे यहां इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में अक्सर आपको 62 65 वर्ष मिल जाता है आयोग के अध्यक्ष संबंधी, लेकिन यहां पर 70 वर्ष है। तो इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है, या तो आप कितने वर्ष के रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे। अब मान लो कि आपका जो चुनाव है वह 64 ईयर्स में हुआ, तो आप 69 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 69 वर्ष। ठीक है, पहली चीज। अब मान लो कि आपका जो चुनाव हुआ वह 66 ईयर में हुआ,
तो आप 70 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे। ये नहीं कि आप 71 वर्ष में होंगे। ठीक है, 5 वर्ष ठीक है, 5 वर्ष तक आप रहेंगे, लेकिन यहां पर दिया कि 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें 11वें में आपका जो सही जवाब है ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, जिन्होंने सी जवाब दिया उनको बहुत ढेरों सारी बधाई, और वो एक पैकेट पार्ले जी उठाएं, पानी में बोरे खा लें। ठीक है, चलिए, जिन्होंने गलत जवाब दिया वो क्या काम करे, एक गिलास काढ़ा बनाए और उसको पी डाले। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। काढ़ा पीना बहुत गुस्सा लगता है ना। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। पूछा गया प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें से संवैधानिक प्राधिकरण कौन है, तो आपके बीच में कूट है, क्या केवल 1 और 2, क्या केवल 2 3 4, क्या केवल 1 2 3, कि क्या 1 2 3 4 चारों। बहुत शानदार प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कौन जवाब देता है। इसमें भी एक प्रक्रिया आप याद रखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा ये हो गया ACBD, जिस क्रम में है उस क्रम में आपको नहीं, जो लिखा है उसी में जवाब देना है। A सही है, ये C है, B वाला जो है C में है, तो और तीसरा में B है, D है, तो आप जो यहां पर लिखा है वही देना जवाब। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। चलिए, 12वें में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कूट है A केवल 1 और 2, C केवल 2 3 और 4, B केवल 1 2 3, D 1 2 3 4। चलिए, जवाब दीजिए सभी लोग। सभी लोगों का जवाब एकदम अच्छे से आना चाहिए, सभी लोग, कोई प्रश्न को छोड़े मत, जवाब दे बस। 12वां, 12वें का जवाब सभी लोग दे। ठीक है, सभी लोग जवाब दे। चलिए, सभी लोग जवाब दे रहे हैं, शानदार तरीके से सभी लोग जवाब दे। ठीक है, थोड़ा सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब सभी लोग दीजिए। तो अब इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए, निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा हम सोचे कि ठंडा जूस पी लिया जाए। चलिए, तो निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। चलिए, सभी लोग 12वें प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे, आशा करता हूं। तो अब मैं 12वें प्रश्न का आप लोगों से, चलिए, तो 12वें का हम जवाब अब आपको बताते हैं, कौन सा इसमें जवाब जो है सही है। ठीक है, बताया जाए। अब आप लोगों का कमेंट आ ही गया होगा, तो अब हम बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 12वें प्रश्न का जो सही जवाब है, देखिए, संवैधानिक प्राधिकरण आपका राज्य निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल है। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी है। बचा क्या नहीं है,
तो ये राज्य निर्वाचन अधिकारी लिखने के कारण यह जो है नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 1 2 3 सही जवाब है। ठीक है, जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत अच्छा प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। जो भी आपके बीच में प्रश्न है वो तो प्रश्न, वो जितने भी आपके बीच में ये प्रश्न देख रहे हैं, या तो कोई आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, या कोई एनडीए में पूछा गया प्रश्न है, या कोई आईएएस में पूछे गए प्रश्न है, या तो कोई स्टेट पीएससी, जितने भी हैं सभी। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप ये ना सोचिएगा कि कुछ प्रश्न बिल्कुल इजी हैं। देखिए, बहुत कठिन प्रश्न आपके पूछे नहीं जाते हैं, प्रश्न इजी रहते हैं। आप कितने धैर्यता के साथ और कितने गंभीरता के साथ पढ़े हैं, उस चीज का मूल्यांकन होता है। इसी में अभी कई लोग गलती करेंगे, इसी में कई लोग गलत जवाब देंगे। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये ना सोचिए कि प्रश्न इजी है, प्रश्न कुछ ही प्रश्न स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्डता जो होती है प्रश्न में हमेशा मौजूद रहती है, वो चाहे इजी हो चाहे बहुत कठिन हो। यहां पर तो लोग, पता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है, लोग अकबर को भी लगा के चले आते हैं, जबकि वो एक सही विद्यार्थी है, उन्होंने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा है। ऐसे ऐसे कठिन जवाब वो प्रश्नों का दे देंगे कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न सरल को गलत करके चले आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल आपको बताना है, ए बी सी डी में आपको चुनाव करना है कि कौन सही है। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल पूछा गया है और इसका जवाब आपके बीच में 1 मिनट है, दीजिए, टाइम दे देता हूं और आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए। और चलिए, 5, अब आपके 13वें प्रश्न का जो सही जवाब है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है, ए तो बिल्कुल गलत है। ये 6 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष नहीं है। ठीक है, अब ये डाउट है 65 वर्ष में। ठीक है, तो 65 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष, तो डी ऑप्शन सही है। 6 वर्ष 62 वर्ष गलत, गलत, गलत। तो क्या जवाब सही है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले, वह आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल है, वह इतने कार्यकाल तक अपने पद पर रहेंगे। आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। विकल्प कैसा चुनना है? सही। और प्रश्न पूछा गया, आपको मैंने संयुक्त लोक सेवा आयोग पढ़ाया भी हूं, आपको मैंने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग पढ़ाया हूं, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, संयुक्त यहां पर राज्य लिख लीजिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। फिलहाल न लिखिए क्योंकि राज्य यहां लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, क्या भारत के राष्ट्रपति करते हैं? क्या संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर आपके भारत के राष्ट्रपति? राज्य है, ध्यान रखिएगा।
सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा या सभी संबंधित राज्य के राज्यपाल की समिति द्वारा। प्रश्न बहुत अच्छा और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है और प्रश्न पूछे गए हैं, तो जवाब दीजिए। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, कि सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, कि सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति द्वारा। चलिए 14वें प्रश्न का आपको जवाब देना है और सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग 14वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए घड़ी की सुई टिक टिक करते हुए 1 मिनट को क्रॉस कर रही है और हम अब इस प्रश्न के जवाब को आपके बीच में रख रहे हैं। टाइम का समय सीमा बस बिल्कुल समाप्त हो गया। अब मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। सभी लोग एक चीज कमेंट करके, जो प्रश्न अब दूंगा वो कमेंट में आना चाहिए, वो मैं बताऊंगा नहीं। आप लोग बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला प्रश्न आपके बीच में है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग कमेंट आना चाहिए। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पढ़ा चुका हूं, कौन करता है? ये आपके बीच में इसके साथ 2 प्रश्न हैं। इस प्रश्न में आते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सिर्फ इसका एक जवाब है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संबंधित राज्यपालों से सिफारिश राष्ट्रपति नहीं लेता है कि उनके बाद वो नियुक्ति करे। गलत जवाब। पढ़ाया हूं सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल, ये तो बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। तो आपके 14वें प्रश्न का सही जवाब ए है और जिन्होंने सही जवाब दिया उनको मेरे तरफ से एक डेयरी मिल्क, और जिन्होंने गलत जवाब दिया उनको मेरे तरफ से समोसा तो नहीं खिलाऊंगा, आप ही लोग बता दें। चलिए एक प्रश्न आप लोगों के बीच में आ गया। प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, कि एक वैधानिक संगठन है, कि संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, कि यह एक संवैधानिक संगठन है? सभी लोगों का इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए और हम आपके जवाब को इंतजार कर रहे हैं। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। देखते हैं जवाब। स्टेट पीएससी में, यूपी पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सभी लोग जवाब दें। 40 सेकंड का इस प्रश्न के लिए समय है, आप लोग जवाब दें। चलिए, प्रश्न की क्वालिटी आप लोगों ने देखा, अच्छे हैं। कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग एंजॉय करिए और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है, आपको मैंने बताया संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में चर्चा मिलती है? सभी लोग कमेंट करें। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किस भाग में मिलती है? अभी मैं पढ़ाया भी, तो भाग, जल्दी से कमेंट,
सभी का कमेंट आना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में बिल्कुल भी मौजूद न होइए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह खुद भी बनने की कोशिश करें। स्टेडियम के बाहर बैठकर ताली नहीं बजाना है, स्टेडियम के अंदर खड़े होकर खेलना है। और सफल व्यक्ति हमेशा टीम का हिस्सा होता है, वह टीम का हिस्सा बनने का प्रयास कभी नहीं करता है। तो आप लोग एक सफल व्यक्ति हैं, तो इस कारण जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग कि आपका संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में मौजूद है। ठीक है, बहुत हो चुका दूसरों के लिए ताली बजाना, अब खुद के लिए ताली बजवाने का समय आ गया है, तो बजवाइए। ठीक है, अभी इस वक्त आपके क्लासेस में 15-20 लोग होंगे, लेकिन उस वक्त जब आप एग्जाम देंगे तो 15-20 लोग नहीं होंगे, उस वक्त लाखों की संख्या में लोग होंगे, उनको फाइट आपको करना है। तो जवाब देने से पीछे ना हटिए। भाग 14 में है और आर्टिकल 315 से 323 तक इसकी चर्चा मिलती है। और यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। राइट, तो इसमें ये भी जवाब गलत। नियामक संगठन, वैधानिक गलत जवाब। संसदीय अध्यादेश से स्थापित गलत, यह एक संवैधानिक। जिन लोगों ने 15वें का डी लगाया, बिल्कुल सही जवाब। 15वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपके बीच में है 16वां प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। भाई, संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में अपना जो प्रतिवेदन बनाया सौंपता है, किसको? प्रधानमंत्री को, कि राष्ट्रपति को, कि लोकसभा के अध्यक्ष को, कि गृह मंत्री को? 16वें प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। आपके पास समय है 1 मिनट। सभी लोग जवाब दें। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको? प्रधानमंत्री को सौंपता है, कि राष्ट्रपति को, कि लोकसभा के अध्यक्ष को, कि गृह मंत्री को? किसको सौंपता है? जल्दी से आपको 16वें प्रश्न का जवाब देना है। सभी लोग जवाब दें। आपके पास समय है 1 मिनट। समय की सुई जो है वह 1 मिनट क्रॉस करने वाली है, तो जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए, तो हम चलते हैं। तो दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, भाई आपका जो आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, उसने क्या काम किया? वर्ष में अपना पूरा कार्य किया वर्ष तक। अब उस वर्ष का उसने वार्षिक रिपोर्ट बनाया, और उस वार्षिक रिपोर्ट को किसको सौंपेगा? पीएम को। पीएम को सौंपेगा। बहुत लोग पीएम का भी जवाब दिए हैं, कुछ लोग लोकसभा के अध्यक्ष का भी दे दिए हैं क्या? चलिए, तो न ही प्रधानमंत्री को सौंपता है, न ही लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है, और न ही वह गृह मंत्री को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ये आपके राज्य के प्रमुख मुखिया हैं। किसके? राज्य के प्रमुख मुखिया हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय जी। भारत के प्रथम नागरिक हैं। ठीक है, देश के प्रथम नागरिक हैं, भारत के फर्स्ट सिटीजन हैं, प्रथम नागरिक हैं। और कार्यपालिका में जो भी कार्य होता है इन्हीं के नाम से होता है। आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित? राष्ट्रपति में निहित है। राइट, और
लेकिन आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1, 2 ये राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, इसी कारण यह नाम मात्र का हो जाता है। प्रश्न पूछता है क्या राष्ट्रपति रबड़ का स्टैंप है, तो उस दौरान आप लोग राष्ट्रपति के कुछ शक्तियों को ध्यान में देंगे। क्षमादान शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, कितना वह प्रभावी है, विधेयक से संबंधित, वीटो जारी करने से संबंधित, ये सब चीजें आपको ध्यान में देना होगा। ठीक है, आगे चर्चा होगी। तो संघ लोक सेवा आयोग वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। बी ऑप्शन सही है, जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही जवाब है। 16वां का बी। अब आपके बीच में 17वां प्रश्न आ गया। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? ये डायरेक्ट प्रश्न है और इसकी जानकारी शायद ही बहुत कम लोगों को होगा, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? क्या यह इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था? क्या यह काउंसिल एक्ट 1909 था? क्या यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था? क्या यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था? सभी लोगों को जवाब देना है। 17वें प्रश्न का आपके बीच में 17वां प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दिल लगा कर दीजिए। 17 प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को चुनना है। 17 का कौन सा जवाब सही है? तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? समय की सीमा ध्यान में रखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब देते चलें, फिर उसके बाद मैं इस प्रश्न का आपको जवाब देता हूं। ठीक है, चलिए, तो आपको इस प्रश्न का मैं जवाब अब देता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बिल्कुल गलत जवाब। इस प्रश्न का जो जवाब है वह काउंसिल एक्ट 1909 गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, बाकी यह भी गलत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत फर्स्ट टाइम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो आप लोग पढ़े होंगे ऐतिहासिक जो आपके प्रावधान है, तो 1773 से आप 1947 तक का, तो उन्हीं में से आपका प्रश्न था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत फर्स्ट टाइम लोक सेवा आयोग की स्थापना इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो जिन्होंने 17वें का बी ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही जवाब, राइट। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न। ठीक है, अब आपके बीच में 18वां बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? ठीक है, प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि निम्न में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, और इसमें दिया गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। सभी लोग प्रश्न पढ़ लें और जवाब दें। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3? सभी लोग जवाब दीजिए। तो सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब दीजिए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, आपके पास समय है 1 मिनट का। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसमें से आपका जवाब क्या सही है? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चल, तो आते हैं इस प्रश्न के जवाब में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा संस्था है? यह एक संविधानेतर संस्था है।
कैसी संस्था है? संविधानेतर, अर्थात कि गैर संवैधानिक। ठीक है, गैर संवैधानिक है कि नहीं? या इसे हम कह दें न ही संवैधानिक है और न ही सांविधिक। तो आपका यहां पर एक जो ऑप्शन है संविधान में उल्लेख नहीं है, तो एक ऑप्शन गलत हो गया, तो इसके साथ साथ ये तीनों गलत हो गया। ठीक है, राइट, ये तीनों गलत हो गया। योजना आयोग भी आपका कैसा संस्था है? संविधानेतर है, अर्थात कि गैर संवैधानिक, न ही संवैधानिक और न ही सांविधिक, तो ये भी गलत जवाब। ठीक है, ये भी गलत जवाब। थोड़ा हमको लग रहा है कि ये विकल्प यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं हो पाया है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, संविधान में उल्लेख नहीं है, राइट राइट। देखिए यही चीज ध्यान रखना है, यही चीज ध्यान में रखना है बहुत बारीकी से। देखिए ऐसे ही जब हम विचलित हो गए तो आप भी ध्यान न दे तो ऐसे गलती हो जाती है। पूछा क्या है? निम्न में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है, तो एक का भी नहीं है, दो का भी नहीं है, तीन का भी नहीं है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3, ये जवाब डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन 1 2 3 सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये चीज अब आप लोग ध्यान में रखिए, ऐसे ही होते हैं। ये आपके लिए एक सबक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपके पास एक तो एग्जाम का प्रेशर, प्लस दूरियां, जितनी इतनी दूरियों से आप रास्ता तय कर पहुंचे हैं उसका भी प्रेशर प्लस है, प्लस आपको मान लो कि अच्छे जगह नहीं मिल पाई उसका भी प्रेशर है, और उसमें आपके प्रश्न आ गए, मान लो कि स्टार्टिंग के प्रश्न बिल्कुल साइंस से पूछ लिए, आप अगर आर्ट साइड के हैं, ज्योग्राफी से पूछ लिए, तो 10-20 प्रश्न लगातार है, तो आप एक प्रकार से बिल्कुल भयभीत हो गए कि मुझे तो पांचों प्रश्न का लगातार जवाब नहीं पता है, तो आगे का क्या होगा। उस भय में आपको फिर भी बैलेंस बर्ताव करना है। 150 प्रश्न स्टेट पीएससी में है, 100 प्रश्न यूपीएससी में, और सही करना है 60, और स्टेट पीएससी में 95। तो ये बैलेंस बरतिए बस। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जवाब देना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो पहले होता है। इनमें से कौन सही है? 1 और 2 कि 2 और 3 कि 1 और 4 कि 2 और 4? 19वें प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, 19वें प्रश्न का, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। 19वां प्रश्न आपके बीच में है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं और आप लोग पढ़िए। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी से जल्दी प्रश्न हल कर दूं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो समझाएंगे कम, और आप लोग जल्दी से इस प्रश्न पर टाइम ले लीजिए तो आपका ये खत्म करें। ठीक है, चलिए 19वें का आप लोग सही जवाब दीजिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, सभी लोग 19वें प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए, समय आप लोग ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जवाब देते चलिए। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, चलिए 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 19वें का आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, हमने आप लोगों का जो समय था वो अब खत्म होने की कगार पे है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए और हम इसका अब जवाब देते हैं। ठीक है, 19वें का जो ये आपका जवाब है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। गलत जवाब। ठीक है, बी, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। सही जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने के 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु जो भी, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें से 2 और 3, और इसमें आपका 2 और 3 बी ऑप्शन जो है 19 का बिल्कुल सही है। राइट, 19 का बी सही है। हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, ये आपको देखना है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित विवाद निपटाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। बहुत शानदार प्रश्न है, आप लोग इसको हल करिए और बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा सही है। सभी लोग सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 1.5 मिनट का टाइम है। प्रश्न अच्छा है, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। फिर से पढ़ दे रहा हूं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत का निर्वाचन आयोग क्या 5 सदस्यीय निकाय है? संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। 20वें का जवाब आपको तय करना है कि क्या सही है। ठीक है, 20वां प्रश्न आपके बीच में है और बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आते हैं। सभी लोग 30 सेकंड और दे देते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड और दे देते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। 30 सेकंड है, जवाब दीजिए। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब है, देखिए भारत का निर्वाचन आयोग वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आपके भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? पढ़ाया हूं, सभी का कमेंट आना चाहिए। सभी लोग अब कमेंट करो साथ में, कितने सदस्यीय है? कितने सदस्यीय है? 5 सदस्यीय है? 5 सदस्यीय है? कमेंट करिए। नहीं है, 3 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, कितने सदस्यीय है? तो 3 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। गलत जवाब। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। बिल्कुल निपटाता है। और आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ये भी गलत है। तो इसमें बचा क्या? तो 1 और 2 गलत, केवल 2 गलत, केवल 2 और 3 गलत। अच्छा, 2 ही गलत होते ही तीनों गलत हो गए, तो बचा क्या? केवल 3, और ये बिल्कुल सही जवाब है। राइट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो 20वें का जिन्होंने सही जवाब डी दिया वो बहुत अच्छा कार्य किए। ठीक है, 20वें का डी। चलिए, आपके बीच में बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का निर्वाचन आयोग, कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, क्या लोकसभा का अध्यक्ष? चलिए,
सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे। 21 प्रश्न, चल 21 प्रश्न आपके बीच में आप लोग जवाब दे कि निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कि भारत का निर्वाचन आयोग कि विधि एवं न्याय मंत्रालय की लोकसभा का अध्यक्ष। 21 प्रश्न, 30 सेकंड है आपके बीच में। अब से सभी लोग जवाब दे। हम 30 सेकंड के बाद इस प्रश्न का जवाब आपके बीच में दे देंगे। ठीक है, 30 सेकंड है, सभी लोग जवाब दें। 15 सेकंड हो गया। ठीक है, चले 20, 25 और अब आपका समय सीमा समाप्त हुआ। सिंपल प्रश्न 21 का बी ऑप्शन आपका भारत का निर्वाचन आयोग जो है वह भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है, वह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। 21 के बाद अब आते हैं हम 22 प्रश्न की ओर और यह है आपका, चलिए 22 भी जाने देते हैं, एक प्रश्न और करते हैं फिर उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा इस प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, संस्था है और स्थापना का वर्ष है। आप लोग बताएं कि कौन सुमेलित नहीं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1998, प्रवर्तन निदेशालय 2000। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देखना है। तो इसमें आप लोग तय करिए कि कौन सा सही जवाब है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, इसमें से एक ही है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही है। अब इसका चुनाव आपको करना है, आपके पास समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए 23वां प्रश्न का ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा और आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 23, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न में अब हम आते हैं, आपको बता देते हैं। इस प्रश्न में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बिल्कुल सही जवाब है 1963, और इस प्रश्न में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी सही है, यही गलत है। और इसकी प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 में की गई। ठीक है, तो ये आपका डी सही था, 23 का डी ऑप्शन सही था। ठीक है, जिन्होंने सही किया बहुत अच्छा कार्य किया। इसका भी अब देख लेते हैं। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? ऐसा कोई मामला है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, तो क्या है वह? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, कि सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, कि सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। आज का यह लास्ट प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आज का लास्ट प्रश्न आपके बीच में है, 22 का आपको जवाब देना है। 1 मिनट का टाइम है और देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। 22, 22। तो दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 22 का डी ऑप्शन सही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किस मामले में नहीं लिया जाता? सिविल सेवाओं के स्थानांतरण के मामले में। ठीक है, तो दोस्तों
आप लोगों का समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का जो नया बैच है प्रगति पर है, आप लोग बिल्कुल उसका आनंद लीजिए। जो एडमिशन लेना चाहता है ले ले। आंसर राइटिंग का भी बैच प्रगति पर है, जो लेना चाहता है ले ले। और दूसरी चीज़, हम पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान पीजीटी के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी विद्यार्थी राजनीति विज्ञान से नेट जेआरएफ या पीजीटी दे रहा है वो हमें कमेंट करे, ठीक है। बाकी समाजशास्त्र पे भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी एमसीक्यू रहेगा, तो जो कर रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है पीजीटी वाले। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।